नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरे पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व का करेंगे दौरा। बांदीपुर सफारी के बाद पीएम तमिलनाडु स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकुडू हाथी शिविर का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी मैसूरू में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री टाइगर सेंसस रिपोर्ट करेंगे जारी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज राजधानी दिल्ली में बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। यूक्रेन की प्रथम विदेश उप मंत्री एमीन झापारोवा आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। दोनों देशों के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी और सीएनजी के दाम करीब 6 रुपए तक घटे। बीते करीब 2 वर्षों में गैस कीमतों में पहली बार हुई है कटौती। और बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रियांशु और डेनमार्क के मैग्नस जोहानेसेन के बीच आज होगी खिताबी भिड़ंत। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे और संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की जा रही है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैसूरू में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन व प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। बाघों की संख्या की घोषणा करने के साथ अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट भी पीएम जारी करेंगे। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकुडू एलिफेंट
कैंप का भी दौरा करेंगे और बाघ अभयारण्यों के फील्ड निदेशकों के साथ भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने हाल ही में संपन्न प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन अभ्यास के 5वें चक्र में सर्वोच्च स्कोर किया है। और भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगेगी। बैठक के बाद ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया था। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, कर्नाटक के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और कर्नाटक भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा की। कर्नाटक में विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होना है। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झापारोवा आज भारत पहुंच रही हैं। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। दोनों देशों के बीच आपसी हित के संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। झापारोवा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेगी। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार विक्रम मिस्त्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए 2,500 करोड़ रुपए सहित 4,800 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि यह योजना सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे गांवों से पलायन को रोका जा सकेगा और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2,967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकास के लिए पहचाना गया है। अमित शाह स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आईटीबीपी कर्मियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में चल रही दूसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने विकासात्मक और पर्यावरण एजेंडे के बीच अंतर संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने पर्यावरण के लिए उचित जीवन शैली के माध्यम से विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने विकासशील देशों की जरूरतों को पहचानने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में G20 की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने G20 के भीतर और बाहर समन्वय बढ़ाने की
आवश्यकता पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दुनिया के सामने विकासात्मक चुनौतियों का समाधान शामिल है। वहीं प्रतिनिधि केरल की संस्कृति से भी रूबरू हुए। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुंबई के बाद अब दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी सीएनजी और पीएनजी के दाम घट गए हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन गैस की खुदरा बिक्री करने वाली फर्म इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने शनिवार को सीएनजी पीएनजी के दाम घटाने की घोषणा की है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग के फॉर्मूले में बदलाव के बाद कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम घटा रही हैं। दिल्ली में सीएनजी और पाइपलाइन वालू घरेलू रसोई गैस पीएनजी की कीमतों में शनिवार को 6 रुपए तक की कटौती कर दी गई। यह करीब 2 साल में गैस कीमतों में हुई पहली कटौती है। आईजीएल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 79 रुपए 56 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 73 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। आईजीएल के अनुसार इसी तरह दिल्ली में पाइपलाइन वाली घरेलू रसोई गैस की कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति मानक घन मीटर से घटकर 48 रुपए 59 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। नई कीमतें प्रभावी की गई हैं। ट्यूनीशिया के पूर्वी तट पर 2 प्रवासी नौकाओं के डूबने से 27 लोग लापता हैं, जिनके मारे जाने की आशंका है। पहली नाव ट्यूनीशिया से शुक्रवार को इटली के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 37 लोग सवार थे। स्फैक्स शहर में एक अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि 20 लोग लापता हैं, जबकि 17 लोगों को बचा लिया गया। शनिवार को एक दूसरी नाव डूबने के बाद समुद्र तट से 4 शव बरामद किए गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी नाव पर सवार 36 लोगों को बचा लिया गया और 3 लोग लापता हैं। फ्रांस में ऑर्लियांस मास्टर्स बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आज भारत के प्रियांशु राजावत और डेनमार्क के मैग्नस जोहानेसेन के आमने सामने होंगे। प्रियांशु राजावत ने आयरलैंड के नहात एनगुएन को सीधे गेम्स में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। 21 वर्षीय प्रियांशु ने पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में आक्रामक रणनीति अपनाते हुए विश्व के 35वें नंबर के खिलाड़ी नहात को 21-12, 21-9 से शिकस्त दी। विश्व के 58वें नंबर के खिलाड़ी प्रियांशु ने किसी सुपर 300 विश्व टूर स्पर्धा के फाइनल में पहली बार जगह पक्की की है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।